मैं सावंत कुमार, निदेशक सदर का इशारा। जैसा कि पूर्व के क्लास में मैंने सरकार संबंधी संकल्पना को स्पष्ट किया, आज का जो क्लास है सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग विधायिका की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। विधायिका, सर्वप्रथम विधायिका समझें। विधायिका, जैसा कि मैंने पहले बताया, विधि निर्मात्री संस्था है। विधायिका विधि का निर्माण करती है। विधि का निर्माण जो है विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। सामान्यतः विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं, जो ऐसा लोकतांत्रिक देशों में है, और सामान्यतः सभी लोकतांत्रिक देशों में ऐसी प्रणाली है ही। आप हम कह सकते हैं कि जो विधायिका है उसका जो मूल कार्य है विधि निर्माण है, लेकिन एक मात्र कार्य नहीं है। विधायिका विधि निर्माण के साथ साथ अन्य कार्यों को भी करती है। भारतीय संसद इसका एक अच्छा उदाहरण है। विधायिका को आप कह सकते हैं कि वो जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है उसका सच्चा स्वरूप प्रकट करती है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही विधि निर्माण का कार्य करते हैं। कह सकते हैं कि जनता ही विधि निर्माण का कार्य करती है ना। विधायिका के जहाँ स्वरूप की बात जहाँ तक है, सामान्य लोकतांत्रिक देशों में, संघीय देशों में विधायिका जो है द्विसदनात्मक है। यूएसए, भारत द्विसदनीय विधायिका है। इसका एक अपवाद कर सकते हैं कि ब्रिटेन जो है एकात्मक देश है, वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है। उसके बावजूद भी वहाँ की जो विधायिका है द्विसदनीय है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जहाँ तक बात है, वो ब्रिटिश राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करती है और उस विशिष्ट लोगों को उसमें शामिल करती है जो ब्रिटिश राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और संस्था को कायम रखना चाहते हैं। ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली का विस्तार चाहते हैं वो। आज भी वहाँ राजतंत्र होते हुए भी वहाँ की विधायिका जो है काफ़ी शक्तिशाली है। विधायिका ही वहाँ पर सर्वोच्च है ना। वो विधि निर्माण, यहाँ तक कि वो जुडिशरी के को भी वो निर्णय को बदल सकती है। एकात्मक देशों में ऐसा समानता होता है कि वहाँ की जो विधायिका होती है सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्च होती है। हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। विधायिका विधि निर्माण का कार्य करती है। भारतीय संदर्भ की बात की जाए तो विधायिका के दो स्वरूप कह सकते हैं, दो स्वरूप नहीं कहेंगे, दो स्तर कह सकते हैं। तो जो भारतीय विधायिका है ना, जो भारतीय विधायिका है लेजिस्लेटिव, भारतीय विधायिका दो स्वरूप कह सकते हैं। एक संघीय है ना, और दूसरा राज्य की विधायिका, जब राज्य विधायिका। पहले हम संघीय की बात करते हैं, है ना। संघीय विधायिका जो है वो संसद कहलाती है। संघीय विधायिका संसद, पार्लियामेंट, है ना। तो संसद, अगर हम संघीय विधायिका संसद जो है वो दो सदनीय है, द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है कि वो दो स्तर पर कार्य करती है। लोकसभा, है ना, और दूसरा राज्यसभा। पहले उसका नाम जो है ब्रिटिश परंपरा के अनुसार हुआ करता था। अब इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है ना। लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो भाग लेते हैं और वही विधि निर्माण कार्य करते हैं। जो राज्यसभा है वो भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वो राज्य द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है ना। इस प्रकार जो भारतीय संसद है वो उसका दो सदनीय होना, लोकसभा और राज्यसभा है। जहाँ तक राज्य विधायक की बात करें हम, तो राज्य विधायिका जो है उसमें एक विकल्प रखा गया है। राज्य विधायिका क्या कहते हैं समझिए, इसको कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल जो है वो एक सदनीय हो सकता है, यूनिकैमरल, और द्विसदनीय हो सकता है, द्विसदनीय। अगर राज्य विधायिका एक सदनीय है तो उसे हम कहेंगे विधान सभा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। और द्विसदनीय है तो उसमें दोनों होगा, एक तो पहला वो विधानसभा होगा ना, और दूसरा वहां पर विधान परिषद भी होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के कुछ राज्यों में
द्विसदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्यों में एकसदनीय है। ज़्यादातर राज्यों में एकसदनीय व्यवस्था है और द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे जहाँ तक मुझे अभी ख्याल आ रहा है बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, अन्य राज्यों में कुछ राज्यों में विधानसभा जो है, विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। द्विसदनीय होने का क्या मतलब है, क्या अपरिहार्यता है इसका, एक मेंस के लिए प्रश्न बनता है। सबसे ये समझे हम पहले कि अगर हम राज्य संघीय विधायिका की बात करें तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन हुए, इसके साथ साथ वहां पर आपको कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, क्योंकि विधि निर्माण राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है तो आप बताएंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है। अगर हम राज्य की विधायिका की बात करें तो उसमें क्या कहेगा, विधानमंडल आएगा। तो विधानमंडल एकसदनीय हो सकता है, द्विसदनीय हो सकता है। एकसदनीय का मतलब वहाँ विधानसभा है, इसके मेंबर क्या कहलाएंगे, एमएलए कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर एमएलए भी होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे और विधान परिषद के सदस्य होंगे, उसे एमएलसी कहते हैं विधान परिषद सदस्य को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्य विधायिका में कौन कौन शामिल है तो विधानमंडल के साथ साथ आपको जो राज्यपाल को शामिल करना होगा, राज्यपाल गवर्नर। तो प्रश्न अगर पूछता है कि राज्य विधायिका में कौन कौन शामिल है तो आप बताएंगे राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के लिए विकल्प है, वो एकसदनीय हो सकता है, द्विसदनीय हो सकता है। एकसदनीय है तो वहाँ विधानसभा होगा, अगर द्विसदनीय है तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होगा। ये समान जानकारी आपको आना चाहिए, है ना। इस पर मेंस के पर्पस हमें प्रश्न उभरता है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ, सीरियस करता हूँ मैं। देखिए प्रश्न बनता है मेंस के उद्देश्य से, भारतीय विधायिका, भारतीय संघीय विधायिका को द्विसदनीय क्यों बनाया गया। इसका जो आपका जो इसका आंसर हो सकता है उसके बाद पर विचार करें हम। संघीय विधायिका द्विसदनीय है, हाँ आप राज्य को भी जोड़ सकते हैं, कुछ राज्यों में राज्य विधायिका भी द्विसदनीय है। संघीय विधायिका की बात करते हैं। भारतीय संघीय विधायिका का दो स्तर हैं, दो कर सकते हैं कि दो सदन है, पहला जो है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है ना। तो विशालता है तो हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। अगर एकमात्र लोकसभा हो तो शायद सबको ना मिल सके, इसलिए राज्यसभा का गठन या निर्माण किया गया, सबको प्रतिनिधित्व मिल सके। सभी लोकतंत्र का सच्चा प्रतिनिधित्व जो है विधायिका ही करती है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधि हर क्षेत्र से, हर वर्ग से आएंगे तो सही मायने में वो लोकतंत्र को प्रकट कर पाएंगे, लोकतंत्र के निर्णयों को वो सही स्वरूप दे पाएंगे। तो प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से मैंने क्या कहा, सभी वर्ग को, सभी क्षेत्र एवं वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, ठीक है। पहला मुद्दा तो पहला जो इसमें आप जो पॉइंट है तो आप डिटेल भी कर लेंगे, आगे विस्तार दे सकते हैं इसको, आप अन्य मुद्दों को शामिल कर लेंगे आप। तो पहला जो इशू है वो है कि द्विसदनीय बनाने का उद्देश्य ये था कि सभी वर्ग को, सभी क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो दूसरा इसमें जो इसका कारण हो सकता है या भारतीय संदर्भ में कारण है वो है कि लोकसभा के पास बहुत से कार्य होते हैं, वो हर जो विधेयक या प्रस्ताव लाया जाता है उस पर विचार मंथन करने का समय काफ़ी कम होता है। और दूसरी बात कि कम होता है तो एक ऐसा तंत्र चाहिए या सिस्टम चाहिए जो उसके कार्यों को, जो निर्णय लिया गया उस पर रिव्यू कर सके। इस संदर्भ में जो राज्यसभा है, जिसे वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है, वो इस कार्य को बखूबी और बहुत अच्छे ढंग से कार्य करती है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर
लोकसभा के पास समय का समयाभाव होता है, वो हर निर्णय नहीं कर पाती है, या कुछ से कुछ गलतियां हुई हों, है ना। तो राज्यसभा के पास काफ़ी समय रहता है, वो काफ़ी काम कर सकती है। और राज्यसभा में विशेषज्ञ जो 12 सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति जो उनका जो स्पेसिफिक एरिया है उससे लिए जाते हैं। तो उनका जो उस पर जो क्या बोलते हैं, जो विचार होगा और जो उनका जो उस संदर्भ में जो उनकी जानकारियाँ होगी, उससे वो जो लोकसभा ने जो निर्णय लिया है उसका रिव्यू कर पाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं एक सही निर्णय के लिए, एक सही विधि निर्माण के लिए राज्यसभा की आवश्यकता है। या राज्यसभा जैसे दूसरे तंत्र, दूसरे देशों में कुछ अलग नाम भी है, उस तंत्र की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि जो दूसरा जो इसका बनाया गया वो कारण था कि लोकसभा है ना द्वारा लाए गए प्रस्ताव एवं विधेयक पर पुनर्विचार कर लोकतंत्र के लिए सही निर्णय लिया जा सके, सही निर्णय लिया जा सके। इसके लिए द्वितीय सदन के रूप होना आवश्यक है। आप इन मुद्दों को शामिल करते हुए बताइए मेंस के लिए आप एक अच्छा 200 शब्दों में या ऐसा कोई ऐसे आ जाता है तो आप उसको विस्तार दे सकते हैं। अब बस आज के लिए इतना ही।